की बुक 100 बैगर्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते कि ये 100 और बैगर होते क्या है। तो पीटर लिंच जो एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड मैनेजर रह चुके हैं, उन्होंने पहली बार ये वर्ड बैगर को इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया के एनालिस्ट ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक उनको अगले कुछ महीनों में 10-20% का प्रॉफिट दे सकता है, जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे, जैसे 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 10-20 हजार का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन पीटर लिंच इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके आए थे, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते थे जो उन्हें 10-20% नहीं बल्कि 10-20 गुना प्रॉफिट दे सकते हैं। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो एक 20 बैगर से आपका 1 लाख रुपए 20 लैक्स में ग्रो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बुक 100 बैगर्स के ऊपर है। मतलब ऐसे स्टॉक्स जिससे आपको 100 गुना प्रॉफिट मिल सकता है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ 1 करोड़ में ग्रो होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये चार्ट देखो। कोई भी स्टॉक 100 बैगर कितने टाइम में बन रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टॉक 35 साल में 100 गुना होता है तो वो 14% के रेट से कंपाउंड होता है, और जो स्टॉक 25 साल में 100 बैगर बनता है तो वो 20% का ग्रोथ रेट होता है। और अगर कोई स्टॉक 15 साल में 100 बैगर बनता है तो वो 36% का रेट होता है। और अगर कोई स्टॉक सिर्फ 10 साल में ही 100 बैगर बनता है तो वो 48% का रिटर्न होता है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको ऐसी कंपनीज भी मिल सकती है। जैसे मैं आप लोगों को 2 रियल स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ जो पास्ट में 100 बैगर्स बने हैं। और दोस्तों, ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके बारे में आप पहले ही जानते होंगे। ये कोई हिडन कंपनीज नहीं है। और दोस्तों, स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ पे टिकर टेप यूज कर रहा हूँ, जहाँ से हमारा स्टॉक एनालिसिस काफी इजी हो जाता है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मैं कौन से ब्रोकर के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा अकाउंट एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स के साथ है। उनके साथ फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहली ये कंपनी है जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर्स। इसका शेयर प्राइस 10 साल पहले यानी 2011 में 12 रुपए के आसपास था, और अभी इसका शेयर प्राइस 1200 रुपीज के ऊपर है। तो 10 साल में ही ये एक 100 बैगर बन गई। मतलब इसका स्टॉक प्राइस 10,000% ऊपर गया है। तो जिन्होंने इसमें 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 1 करोड़ के ऊपर होती है। और इतना ग्रो होने के बाद ये कंपनी अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लॉकडाउन से भी इनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हो, इनका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होता आ रहा है। पिछले 5 साल में इनका प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये एक फास्ट 100 बैगर का एग्जांपल है। इस कंपनी को हम आगे इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। फिर दूसरी तरफ मैं आपको एक दूसरा स्लो 100 बैगर का एग्जांपल देता हूँ। इस कंपनी का नाम है मैरिको इंडस्ट्रीज, जिसका पैराशूट ऑयल काफी फेमस है। 20 साल पहले इसका स्टॉक प्राइस 3 से 4 रुपए के आसपास था, और अभी इसका स्टॉक प्राइस 500 रुपए के ऊपर है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है और जो प्रोडक्ट सेल करती है, तो इसको टेक्नोलॉजी के आने से कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। तो ये भी पिछले 20 सालों में एक 100 बैगर बना है। तो इससे आप लोगों को एक हिंट मिल गया होगा कि स्टॉक मार्केट में 100 बैगर्स बहुत सारे हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपका स्टॉक कितने टाइम में 100 बैगर बन रहा है। क्योंकि अगर हम ये माने कि महंगाई 10% के रेट से फ्यूचर में इंक्रीज होगी, अब एक्चुअली में इंडिया में महंगाई पिछले 50 सालों से 7 से 8% के रेट से बढ़ती आ रही है। लेकिन अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए 10% मान लेते हैं, तो उस हिसाब से जो स्टॉक 50 साल में 100 गुना ग्रो होता है, तो वो स्टॉक 10% के रेट से इंक्रीज होता है। मतलब उसी रेट से जितने रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। जैसे 1974 में एक तोला सोने का भाव 500 रुपए का होता था। मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों का पैसा ऑलमोस्ट 50 साल में 100 बैगर बना है। लेकिन दोस्तों, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें वेल्थ क्रिएट करना है। तो हम एटलीस्ट ये चाहेंगे कि हम कोई ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो एटलीस्ट 20 से 25 साल में 100 गुना इंक्रीज हो जाए। और अगर कोई स्टॉक उससे जल्दी इंक्रीज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो इसीलिए जब आप कोई न्यू स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या वो स्टॉक अगले 10-20 सालों में 100 बैगर बन सकता है। अगर इसका आंसर नो है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। और वैसे लो क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा तो ये होगा कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ये सेंसेक्स 1986 से लेकर अभी तक यानी 36 सालों में 100 बैगर बना है। तो एकदम कम रिस्क लेके भी आपको 14-15% का रिटर्न तो ऐसे ही मिल जाता है। तो अब मैं आप लोगों के साथ इस बुक के 3 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करता हूँ, क्योंकि इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने 1962 से लेकर 2014 तक के सारे 100 बैगर्स को स्टडी किया था, और उनमें कुछ कॉमन चीजें नोटिस की थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला लेसन ये है कि आपको ऐसी कंपनी को ढूंढना है जिसके मैनेजमेंट के पास 3 चीजें हो। सबसे पहले तो ये कि स्किन इन द गेम, मतलब जिनके पास एक्सपर्टीज हो उस एरिया में बिजनेस करने की। फिर उनकी मेजॉरिटी नेटवर्थ उसी कंपनी में इन्वेस्टेड होनी चाहिए,
क्योंकि ज्यादातर 100 बैगर्स स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, मतलब छोटी कंपनीज जिनमें फ्रॉड्स इजीली हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में कंपनी को सर्वाइव भी करना चाहिए। अगर वो कंपनी का मैनेजमेंट उस कंपनी में जेन्युइनली फोकस कर रहा है और उसे ग्रो करना चाहता है और वो कॉन्फिडेंट है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छी रेट से ग्रो होगी, तो वो अपनी वेल्थ कहीं और इन्वेस्ट करेंगे क्यों। और फिर उस मैनेजमेंट का इंसेंटिव भी शेयर होल्डर्स के साथ अलाइन रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा सैलरी ले रहा है और कंपनी के एक्सपेंस पे लग्जरियस लाइफ जी रहा है और कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो इलॉन मस्क की सारी वेल्थ टेस्ला में इन्वेस्टेड है। और क्या आप गैस कर सकते हो कि इलॉन मस्क एज अ सीईओ ऑफ टेस्ला मोटर्स कितनी सैलरी लेते होंगे। दोस्तों उनकी सैलरी है 0। उनका पूरा कॉम्पेंसेशन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टेस्ला के शेयर प्राइस के साथ अटैच कर दिया है। अब अगर ये चीज कोई छोटी मोटी कंपनी के सीईओ के साथ होती, तो हो सकता है कि वो सीईओ शायद कोई इलीगल तरीके से शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर ले, क्योंकि छोटी मोटी कंपनीज का शेयर प्राइस इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का शेयर प्राइस इतनी आसानी से मैनिपुलेट होगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के एनालिस्ट इसको अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं। और इलॉन मस्क खुद एक जेन्युइन पर्सन है, तो इसीलिए वो हमेशा अपनी कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ पे फोकस्ड रहते हैं, जिससे उनकी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता रहता है। क्योंकि अगर वो कोई फ्रॉड करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, उनका खुद का ही होगा। या फिर दूसरे एग्जांपल के लिए वॉरेन बफे की सारी वेल्थ बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्टेड है और वो काफी सदियों से सिर्फ $1 लाख पर ईयर की सैलरी लेते आ रहे हैं। उन्होंने कभी अपनी सैलरी को इंक्रीज किया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं किया है और वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। तो ये लोग अपनी कंपनी में कोई भी ऐसे शॉर्ट टर्म फैसले नहीं लेंगे जिससे इनकी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये लोग हमेशा कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फोकस्ड रहते हैं, जो हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं इंडियन कंपनीज की बात करूं, तो यही मैरिको इंडस्ट्रीज का प्रोमोटर होल्डिंग 59% है और ये काफी सालों से 59% ही है। या फिर रिलैक्सो फुटवेयर का प्रोमोटर होल्डिंग 70% पे है और ये भी काफी सालों से सेम रहा है। तो ये जो कंपनी के प्रोमोटर्स है, इनकी पूरी वेल्थ इनकी सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टेड है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इनके प्रोमोटर्स का पोर्टफोलियो कुछ इस तरह होगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड उनकी कंपनी में। फिर दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि आपको ऐसी कंपनीज ढूंढना है जिनके पास ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा स्कोप हो। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई हिडन स्टॉक को ढूंढना होगा या ऐसी कंपनी जिसके फाउंडर्स अभी भी गैराज से ऑपरेट कर रहे हो। हाई ग्रोइंग कंपनी का सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि कंपनी के पास री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मतलब वो अपने प्रॉफिट्स को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाए और कंपाउंडिंग के पावर से फ्यूचर में और बड़े प्रॉफिट्स कमा पाए, ऐसा होते रहना चाहिए। अब इसका भी मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे अभी तक 18,000 बैगर बन चुकी है, मतलब 18 लाख% इंक्रीज हो चुकी है। तो ये कंपनी की इस अमेजिंग ग्रोथ का सीक्रेट ये है कि वॉरेन बफे को जब भी एक्स्ट्रा कैश मिलता है, तो वो उसे कोई हाई ग्रोथ बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब उनके इन्वेस्टमेंट से उनको डिविडेंड्स मिलता है और उनकी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी से लोगों के इंश्योरेंस प्रीमियम मिलते हैं, तो वॉरेन बफे उन सब कैश को जमा करते हैं और फिर उसे और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके पास ये री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमेशा होगी, जिसकी वजह से वॉरेन बफे की कंपनी कंपाउंडिंग के पावर से कंटिन्यूसली ग्रो होती आ रही है। वरना ज्यादातर बड़ी कंपनीज के पास ग्रोथ का स्कोप होता नहीं है, तो वो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन में लग जाती है और ऐसे सेक्टर्स में एंटर कर लेती है जिनके बारे में उनके पास एक्सपर्टीज होता नहीं है। जैसे अनिल अंबानी ने आज से 10 साल पहले इतने सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया था कि वो उनको सही तरीके से मैनेज कर ही नहीं पाए थे। तो ये स्किन इन द गेम वाला पॉइंट लोग ज्यादातर मिस कर देते हैं, क्योंकि कंपनीज खरीदना आसान होता है लेकिन उन्हें अच्छी तरह से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में समझदार सीईओज अपने खुद के बिजनेस पे फोकस्ड रहते हैं और डिविडेंड पे करना शुरू करते हैं। अब ये एक अच्छी भी बात होती है और बुरी भी बात होती है। अच्छी बात ये कि आपको रेगुलर इनकम मिलना शुरू होता है, लेकिन बुरी बात ये कि ज्यादा हाई डिविडेंड्स पे करने वाले स्टॉक्स ज्यादा स्पीड में ग्रो नहीं हो सकते। तो अच्छी कंपनीज हमेशा एक बैलेंस बनाती है, वो अपने हर साल की इनकम का एक हिस्सा री इन्वेस्ट करती है और बाकी का हिस्सा डिविडेंड्स के थ्रू पे करती है। तो अच्छी कंपनीज में आपको हमेशा एक स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो दिखेगा। जैसे ये कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% के आसपास का है। अब दोस्तों अब हम इस बुक के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन की तरफ आते हैं। वो ये कि तीसरी कॉमन चीज सारे 100 बैगर स्टॉक्स में ये होती है कि उनके सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ के साथ, यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ के साथ, उनका पी रेशियो भी ग्रो होता रहना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि आपको हाई ग्रोथ स्टॉक्स को एकदम अच्छे वैल्यूएशन पे, जैसे एकदम कम पी रेशियो पे खरीदना होगा।
तो जब मार्केट उस कंपनी की क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करेगा तो ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको डबल प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने के लिए दो ग्रोथ के इंजन्स आपके लिए एक साथ काम करने चाहिए, आपके खिलाफ नहीं। अब दोस्तों, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो इसका भी मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई कंपनी की अर्निंग्स 10 साल में 5 गुना इंक्रीज होती है और उसका पी रेशियो फिलहाल 20 का है। अब जिनको ये पी रेशियो क्या होता है वो नहीं पता, तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि फिलहाल लोग उस कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के बदले कितने रुपए एडवांस में पे करने के लिए रेडी है। ये एक वैल्यूएशन रेशियो है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कंपनी कितनी महंगी या सस्ती बिक रही है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर कोई कंपनी का पी रेशियो फिलहाल 20 का है, जो 10 साल बाद भी सेम रहता है, और उस कंपनी का प्रॉफिट यानी अर्निंग्स 5 टाइम्स ग्रो होता है, तो ऐसी कंपनी का शेयर प्राइस वही पीरियड में 5 गुना इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वो कंपनी का पी रेशियो डबल होता है, मतलब 20 के पी से 40 का होता है, और उसकी अर्निंग्स सेम 5 टाइम्स ग्रो होती है, तो वो कंपनी का शेयर प्राइस 5 गुना ग्रो होने के बदले 10 टाइम्स ग्रो होगा। और अगर उस कंपनी का पी रेशियो 40 की जगह 80 का होता है, तो उसका शेयर प्राइस 10 गुना नहीं बल्कि 20 गुना ऊपर जाएगा। तो इस पी रेशियो के कम ज्यादा होने से भी कंपनी का शेयर प्राइस मल्टीप्लाई होता है। अब इसका भी मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम रिलैक्सो फुटवेयर के वैल्यूएशन को एनालाइज करेंगे तो आप देख सकते हो 8-10 साल पहले इनकी अर्निंग्स 1 से 1.5 रुपए की होती थी और अभी इनका प्रॉफिट 11 रुपए के आसपास है। तो ये 10 साल में सिर्फ 10 गुना इंक्रीज हुआ है। और इनका कैश फ्लो, मतलब कंपनी एक्चुअली में कितना कैश अपने बैंक में लाती है, तो वो पहले 23 करोड़ का था और अभी ये 389 करोड़ का है। तो ये भी सिर्फ 16 गुना इंक्रीज हुआ है। तो फिर इस कंपनी का शेयर प्राइस इसी पीरियड में 100 गुना इंक्रीज कैसे हो गया? तो इसके आंसर को जानने के लिए हमें एक बेसिक सा कैलकुलेशन करना होगा। 2012 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 15 से 20 रुपए के आसपास था और इनकी अर्निंग्स 1.66 रुपीस की थी। तो इस हिसाब से उस टाइम पे ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सिर्फ 10 का होता था और अभी इसका शेयर प्राइस 1200 के ऊपर है और इनकी अर्निंग्स 12 रुपीस की है। तो इनका पी रेशियो अब 100 का हो गया है, जैसा हम यहाँ पे सामने ही देख सकते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी की अर्निंग्स 10 टाइम्स ग्रो हुई और इनका पी रेशियो भी 10 टाइम्स ग्रो हुआ। तो 10 इंटू 10, इस तरह ये एक 100 बैगर बना। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी में आज इन्वेस्ट करते हो और काफी श्योर हो कि ये आने वाले 10 साल में अपनी अर्निंग्स को सेम 10 टाइम्स ग्रो करेगी, तो आप अगले 10 साल में इससे 100 बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई कंपनी को आप एकदम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे खरीदते हो और उसका पी रेशियो कम होता है, जैसे मान लो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका पी रेशियो फिलहाल 200 का है और वो 200 से 100 का होता है और उसकी अर्निंग्स 5 साल में डबल होती है, तो वो कंपनी की अर्निंग्स को ग्रो होने के बाद भी उसका स्टॉक प्राइस फ्लैट रह सकता है और आपका रिटर्न 0% रहेगा। क्योंकि ये दूसरा इंजन यानी पी रेशियो आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो बेसिकली ये दूसरा इंजन आपके खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। जैसे IRCTC का पी रेशियो फिलहाल 360 का है, तो आपको बहुत ज्यादा श्योर होना पड़ेगा कि ये कंपनी आने वाले सालों में भी इतनी पॉपुलर रहेगी और इतने महंगे वैल्यूएशन पे सेल होगी। अगर ऐसा नहीं होता है और आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट से 100 बैगर रिटर्न्स कमाने हैं तो ये काम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी अच्छे रेट से ग्रो हो सकती है तो वो ज्यादातर आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही मिलेगी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको कोई अनपॉपुलर स्टॉक्स पे नजर डालनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अनपॉपुलर स्टॉक में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपको उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई ये बोल दे कि ये XYZ स्टॉक अगला गूगल बन सकता है और आप उसमें एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट भी कर दोगे, तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे और छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ऑथर की एक बहुत ही पावरफुल लाइन में यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा, वो ये कि टू मेक बिग मनी इन स्टॉक्स, यानी अपने कैपिटल को कम टाइम में 100 गुना ग्रो करने के लिए यू मस्ट हैव द विजन टू सी, करेज टू बाय एंड पेशेंस टू होल्ड, एंड पेशेंस इज द रेयरेस्ट ऑफ द थ्री। विजन टू सी इसीलिए क्योंकि आपको उस कंपनी को एकदम लो वैल्यूएशन पे लेना होगा जब आपसे कोई अग्री नहीं कर रहा है कि वो कंपनी ग्रो होगी। अगर लोग अग्री करेंगे तो वो कंपनी ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे सेल हो रही होगी। और फिर करेज टू बाय, क्योंकि आपको एक अच्छा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना होगा, वरना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से भी आपको रिग्रेट होगा कि काश थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट किया होता। तो इसीलिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो तो आपको सबसे पहले अपने पेशेंस पे फोकस करना होगा। मतलब राहुल द्रविड़ की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट होता है और ज्यादातर लोग उसी में फेल होते हैं। जब आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा तो उसके बाद आपको अपनी नॉलेज पे फोकस करना होगा, तब जाके लास्ट में आपके स्टॉक्स MS धोनी की तरह अच्छे रेट से आपको अच्छा रिटर्न देंगे।
तो इसीलिए विजन, करेज और पेशेंस ये तीनों ही बहुत ही डिफिकल्ट स्किल्स होते हैं। पेशेंस को आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो। विजन और करेज आपके पास अपने आप आएगा जब आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए।